लो घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई ना कोई गंगा बहनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग मगर आग जलनी चाहिए। नमस्कार, मैं आरती बेनिया और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आरजे न्यूज़ में। और आज मैं यहाँ पे आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रही हूँ, एक ऐसी संवेदनशील महिला से मिलवाने जा रही हूँ जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिन्होंने बड़े ही अपने जीवन में दुख परिस्थिति को सहते हुए, जीवन के बड़े ही संघर्षों का सामना करते हुए अपनी लेखनी में बस्तर की खूबसूरती को बिखेर कर रख दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रजनी शर्मा की, जो कि इस वक्त हमारे बीच मौजूद है। रजनी जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज न्यूज़ में। नमस्कार। तो जैसे कि आपने मैंने आपकी किताबों में पढ़ा, बस्तर की पूरी खूबसूरती को आपने लालटेन की रोशनी में लिख दिया। मैं खुश हूँ कि आप इतनी व्यस्त होने के बावजूद, लेखनी में इतनी डूबी रहने के बावजूद आपने ये खूबसूरत समय हमारे लिए निकाला। उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ इस चीज़ के लिए। सबसे पहले आभार आपका, आपने शुरुआत ही बड़े अच्छे दुष्यंत कुमार जी की रचना से किया। इसके प्रत्युत्तर में मैं कहना चाहूँगी कि ना करना मेरी गुस्ताखियों का गिला, बेबाकियाँ करने की अब मेरी पारी है। बहुत कुछ दिया है इस ज़मीन ने मुझको, इसके लिए इसमें ही खाक होने की अब मेरी पारी है, खाक होने की अब मेरी पारी है। जी जी, बहुत ही खूबसूरत कविता मैम, बहुत अच्छा लगा आपकी कविता सुनकर मैम। तो अब पारी आती है सवालों की। तो अब हम जानना चाहेंगे मैम कि वो ऐसा कौन सा लम्हा था, ऐसा कौन सा पल था जिसे देख आपको ऐसा लगा कि उसे आपको अपनी लेखनी में लिखना चाहिए। आदमियों के पास संवेदना तो सभी के अंतस में होती है, बस उसे एक माध्यम चाहिए, और जिस माध्यम में वो सबसे सहज होता है उसी माध्यम को वो चुनता है। तो शायद लेखनी ही एक ऐसा माध्यम था जो मेरी संवेदनाओं को शब्दों का रूप दे पाने में पूरी तरह सक्षम था। इसीलिए मैंने लेखनी के द्वारा अपने भावों को अभिव्यक्त करने की ठानी। तो जब आपने पहली किताब लिखी, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपकी जो पहली किताब लिखी तो आपका अनुभव कैसा रहा, कैसा आपको उस समय आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिल्कुल वैसा ही होता है कि आप पहली किताब लिखते हैं तो उस माँ की तरह ही आपको फीलिंग आती है जिसका पहला बालक इस दुनिया में जन्म लेता है। नई किताब, मेरी पहली किताब आई तो बिल्कुल वैसा ही अनुभव हुआ, और हर माँ के लिए जिस तरह से उसका बच्चा चाहे जैसा भी हो दुनिया में सबसे प्यारा होता है, वैसे ही पहली किताब के समय मेरी अनुभूति थी। मैं ये कहना चाह रही हूँ। जी, तो जैसा कि आपकी किताब में मैंने पढ़ा था छेरछेरा पर्व के बारे में, तो हम जानना चाहेंगे कि वो जो छेरछेरा का पर्व है बस्तर में कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? आपने छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध छेरछेरा को तो देखा ही होगा, पर बस्तर की खास बात क्या है ये मैं बताऊंगी, और ये हमने बचपन में इसको जिया है। तो मेरी लेखनी में भी इनका जिक्र होता है। छेरछेरा के लिए हम बच्चे वहाँ के गांव के, शहर के धनाढ्य लोग, साधारण सभी के घर में हम जाते थे, और उनसे जो भी मिलता था उसको हम बड़े प्रेम से ग्रहण करते थे। और छेरछेरा पर्व के गीत जो है बस्तर में अलग तरह से गाए जाते हैं। मैं 2 लाइनों में आपको सुनाना चाहूँगी। तारा दे तारा एक सरगम तारा, देले दिया नायले नाय, जीबू हमर पारा री, जीबू हमर पारा। भेंट दे भेंट कुआ लो भेंट, मांग महीना छांडा छाड़ी, पुस महीना भेंट री। अर्थात वहाँ के गीत में सिर्फ ससम्मान याचना की जाती है। देले दिया नायले नाय, जीबू हमर पारा। आपको देना है तो सम्मान से दीजिए, अन्यथा हम अपने मोहल्ले वापस जा रहे हैं। यही हम बस्तरियाओं की स्वाभिमान की खास बात होती है, जो वहाँ के लोक पर्व में भी आपको दिखेगी। तो जैसे कि आपने काफ़ी अच्छी कविता हमें सुनाई छेरछेरा के बारे में मैम, हम जानना चाहेंगे कि आप बचपन से ही बस्तर में रही, वहाँ पली बड़ी, वहाँ की शिक्षा आपने ग्रहण की, कैसा रहा वहाँ का पढ़ाई का स्तर, हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, जैसे एक तेज़ी से विकसित होने वाला जो कस्बा है जो शहर में कन्वर्ट होने जा रहा है, वैसी ही अनुभूति थी। और संसाधन हमारे सीमित हुए थे, और चुनौतियाँ बहुत थी, जिसमें आप पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी ले सकते हैं, और सरकारी सुविधाओं के सीमितता ने भी हमारा रास्ता नहीं रोका।
और हमें शिक्षा दीक्षा के पर्याप्त अवसर मिले। तो जैसे कि बस्तर का नाम सुनते ही सभी के निगाहों में ये छवि आ जाती है, बम बारूद नक्सलियों की छवि सामने आ जाती है, लेकिन आपने वहाँ की खूबसूरती को इतने ही बेहतरीन ढंग से अपनी किताबों में बिखेर कर रख दिया। मैं जानना चाहूँगी कि आखिरकार आपका जीवन वहाँ कैसे रहा, कैसे आपने बिताया और क्या ज़रूरत महसूस की कि आपने पूरी बस्तर की खूबसूरती को आपने अपनी किताब में बिखेर दिया। बिल्कुल जैसा कि बस्तर को दिखाया जाता है वैसा नहीं है। इस चीज़ को लेके मेरे अंदर में बहुत बेचैनी थी और मैं बहुत हैरान थी, बहुत परेशान थी। बस्तर इतना खूबसूरत और नायाब है कि सारे विश्व में आपको ऐसा ही कोई प्रांत मिले, और वहाँ के लोगों की जिजीविसा को देखकर अंदर से ये भाव आए कि सिर्फ जो दिखाया जा रहा है वह सच नहीं है। या आप एक तरह से कह सकते हैं कि बस्तर मेरे रक्त में है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा कि बस्तर आपकी रक्त में है। काफ़ी अच्छी लाइन आपने हमें कहकर सुनाई। तो मैम जैसे कि अब अगर हम रायपुर की बात करें तो अभी के डेट में अगर देखा जाए तो जूड़ा खोपा यानी कि तो वो तो अब गर्ल्स लोग का फैशन बन चुका है। अब हर कोई इसको फैशन में ले चुका है और फैशन के तौर पे जूड़ा डालकर घूमता है। मैं जानना चाहूँगी कि बस्तर में आखिर जूड़ा का जो महत्व है वो क्या है, कैसे है? हाँ, एक से एक नायाब रीति रिवाज, लोक पर्व, वेशभूषा, अलंकार बस्तर में क्या नहीं है। आप एक साधारण सी बात ले लीजिए, जूड़ा जिसे बस्तर में बाएं तरफ बांधा जाता है, जिसे खोपा कहा जाता है। और सबसे नायाब बात यह है कि बस्तर के आंचलिक जातियों जनजातियों में एक विशेष प्रकार का ककवा उनको लगाते हैं, जो कि उनके द्वारा ही निर्मित विशेष सरगी पेड़ के द्वारा उनको कास्ट कला के द्वारा बनाया जाता है, और उनमें विभिन्न प्रकार के पशुओं की आकृतियाँ उकेरी हुई रहती है, जिससे आप देखकर समझ जाएंगे कि ये कन्या किस गोत्र को बिलोंग करती है। ये दुनिया में सबसे नायाब बात है, जो खोपे को देखकर आप बस्तर के गोत्रों की पहचान कर सकते हैं। तो अब मैम मैं जानना चाहूँगी कि जब वो सर में जो पहनते हैं बस्तर की महिलाएं हो, तो जो सर में पहनती है उन आभूषणों को क्या कहा जाता है? नाक में, दिन कान में पहनती है, क्या कहते हैं उन आभूषणों को? बस्तर के गहने बिल्कुल बस्तर की तरह नायाब हैं। जैसे कि गले में पहना जाता है चिपका हुआ, जिसे कि चिपड़ी माला कहते हैं। इसी प्रकार कान में खिलवा रहता है, और बाहों में नागमोहरी पहनी जाती है, और हाथ में पहनी जाती है ककनी, पैर में पहनी जाती है पायड़ी। पायड़ी पनारा जाति से लिया गया है। वहाँ के गहने अपने आप को, अपनी संस्कृति को दिखाने में पूरी तरह से सक्षम है। आप चाहे खोपे की बात ले लीजिए, कान में पहनने वाले खिलवा की बात ले लीजिए, चिपड़ी माला हो गई, धान माला हो गई, जो वहाँ की संस्कृति से जुड़ा है। धान माला के अलावा खिपड़ी, खिपड़ी मीन्स एक धान के, एक दाल के 2 टुकड़े, उनसे खिपड़ी माला। इसी तरह से वो कमर में भी पहनते हैं, कमर पट्टा। और बहुत से ऐसे गहने हैं जिसमें कौड़ी माला और धान माला और खिपड़ी माला मुख्यतः। तो अब जैसे कि हर एक संस्कृति का अपना एक अलग इतिहास होता है, हर एक समाज का अपना एक अलग ही अंदाज होता है। हम जानना चाहते हैं कि बस्तर में क्या कुछ अलग है, क्या वहाँ के इतिहास है, क्या कुछ संस्कृति वहाँ की अलग है जो हमारे यहाँ से एकदम देखने में और सुनने में अलग है? आपके इस प्रश्न का मैं अगर एक ही लाइन में उत्तर देना चाहूँ तो बस्तर में क्या नहीं है। जी। बस्तर में विश्व के अनोखे सबसे फेमस जलप्रपात नियाग्रा, भारत का नियाग्रा चित्रकूट आप देख सकते हैं। शक्तिपीठ दंतेवाड़ा है। ढोलकल गणेश जो विश्व में आदिकाल से प्रसिद्ध है, और बारसुल से लेके वहाँ के ज़र्रे ज़र्रे कण कण में हजारों ऐसे जलप्रपात दर्शनीय स्थल हैं जिनकी खोज होनी अभी बाकी है। कोटमसर से तो आप परिचित हैं, जहाँ पे विश्व की अंधी मछलियाँ पाई जाती हैं, और पूरी उम्र निकल जाएगी, शायद बस्तर को मैं बखान नहीं कर पाऊँगी। तो मैम मैंने आपकी किताब में ये भी पढ़ा था कि मुर्गा लड़ाई होता है, तो मैं जानना चाहूँगी कि ये मुर्गा लड़ाई क्या होता है, कैसे होता है? जिस तरह बस्तर अनोखा है उसके पर्व भी अनोखे हैं। आप लोगों ने भारत के कई क्षेत्रों में कई प्रकार के उत्सव देखे होंगे, पर्व देखे होंगे, परंतु मुर्गा लड़ाई एक विशेष प्रकार का लोक पर्व है, जिसमें विशेष प्रकार के मुर्गों के आपस में सिर्फ मनोरंजन के लिए लड़ाई होती है। और ये लड़ाई झूठी होती है, जिसमें गाँव के लोग शामिल होते हैं और उन्हें विशेष प्रकार का दाना खिलाया जाता है, जिसमें जीतने वाला जो पक्ष रहता है वो उसको जो हारा हुआ मुर्गा वो भी उपहार में मिलता है। और ये बस्तर के दूर दराज अंचलों में, जहाँ के लोग आज भी हमारे बस्तरिया ये टीवी के कुप्रभाव से बचे हैं, वहाँ पे ये मनोरंजन का सबसे बढ़िया और सशक्त साधन है।
तो अब मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप बस्तर में रही, वहाँ पली बड़ी, वहाँ पे अपना जीवन वहाँ पे आपने यापन किया और आज आप एक इंग्लिश लेक्चरर है। जबकि अगर हम पिछले समय की अपेक्षा इस समय की बात करें तो उस समय की जो पढ़ाई थी वो काफ़ी डिफरेंट हुआ करती थी, काफ़ी टूटे फूटे स्कूलों में पढ़ाई की जाती थी और वहाँ अधिकतर ऐसा होता था कि लाइटें नहीं हुआ करती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो उस समय हुआ करती थी। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आज आप एक इंग्लिश लेक्चरर है, बस्तर में पढ़ाई करने के बावजूद कैसे संभव हो पाया ये? संसाधन हर जगह हैं, बस उसे एब्जॉर्ब करने वाला चाहिए। बस्तर ने सबको सारी सुविधाएं, सारी परेशानियां, उनकी हैरानी सभी लोग को बराबर बांटी। बस खासियत ये होनी चाहिए कि आपने उसे किस रूप में लिया। बस्तर में सीमित संसाधनों के बाद मैं ही नहीं, बहुत से लोग हैं जो आज बहुत उच्च पदों पे आसीन हैं। तो शिक्षा के लिए जो मैं शिक्षकों का धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने सीमित संसाधनों में ही मुझे शिक्षा दी और उन्हीं की कृपा से मैं आज यहाँ तक हूँ। मैम आप एक इंग्लिश लेक्चरर है, एक महिला भी हैं, आपको घर संभालना, बाकी स्कूल के काम भी संभालना, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आप करती। इतनी व्यस्त होने के बावजूद आप लेखनी में भी अपना एक समय देती हैं, तो ये कैसे संभव हो पाता है? इतना सब कुछ आप कैसे मैनेज करती हैं? लेखनी मेरे लिए एक प्रकार का ऑक्सीजन है जिसके लिए मुझे कहीं नहीं जाना पड़ता, सिर्फ अपने शब्दों के साथ खेलना पड़ता है और उसे कलम के द्वारा मुझे पन्नों पे उतारना पड़ता है। और ये जिजीविसा, कुछ कहने कुछ करने की जो बेचैनी है और बस्तर को लेके जो दिखाया जा रहा है, बहुत ही अजूबे की तरह उसे प्रस्तुत किया जा रहा है। इस बेचैनी ने मुझे इस राह पे प्रशस्त किया कि मैं आज बन पाई जो भी लिखने के लिए। मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो भी है मेरा बस्तर है। जी, बहुत अच्छी बात है ये। जैसा कि मैंने आपकी किताब में पढ़ा था कि दशहरे का जो पर्व होता है वो, अगर यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ राम विजय के अवसर पर उसको मनाया जाता है, इसलिए वो दशहरे का जो पर्व है वो मनाया जाता है। लेकिन बस्तर बंगाल में मैंने ऐसा पढ़ा उसमें कि बंगाल में जो दशहरे का पर्व है उसका मतलब दुर्गा पूजा होता है, तो आखिरकार ऐसा क्यों? बस्तर का जो प्रसिद्ध दशहरा है, 75 दिवसीय बस्तर दशहरा, जो विश्व में अनोखा होता है और पुराने ज़माने से लेके सारे गांव, पूरे बस्तर को एकजुट करने के लिए हर गांव को एक एक काम दिया जाता था। एक गांव वाले लकड़ी लाते थे, दूसरा उसको तराशता था, तीसरे गांव की लड़की काछन गादी वहाँ पर होता है जिसे देवी के रूप में मनाया जाता है, मावली परघाव। एक गाँव वाले सियाड़ी रस्सी बनाते हैं जिससे कि रथ को खींचा जाता था, दूसरे गांव वाले उसके पहिए बनाते हैं, चौथे वाले उसका खाका खींचते हैं। इस तरह पूरे बस्तर को एक साथ करने की अनोखी परंपरा आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगी। बस्तर का दशहरा जो रहता है वो लोक पर्व है और इसमें वहाँ के स्थानीय जो राजा थे उनको देवता तुल्य मान के वहाँ पे बिठाया जाता था और आदिवासियों की राज परिवार पर घोर आस्था का प्रतीक हमारा 75 दिवसीय बस्तर दशहरा। तो जब नृत्य किया जाता है तो मैं जानना चाहूँगी कि नृत्य के समय किन किन वाद्य यंत्रों का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है? बस्तर में इतने प्रकार के वाद्य यंत्र हैं कि मैं शायद उसको गिनाने बैठूं तो बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। जैसे कि मावली परघाव होता है, मृदंग आपने सुना होगा, परंतु वहाँ के स्थानीय भाषा में अलग अलग वाद्य यंत्र रहते हैं, जैसे कि गाड़ा बाजा, टुड़बुड़ी, डोड़का बाजा, थापर, मांदर और बड़ा बाजा और तुरही जो सबसे प्रसिद्ध है, तुरही वाद्य यंत्र जिसकी गूंज से आदिवासी मीलों दूर तक संप्रेषण का कार्य करते आ रहे थे। आपके अणु डाक यानी कि आपके ईमेल से भी फास्ट हमारे बस्तर का तुरही। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। जानना चाहूँगी मैम कि मोरिया नृत्य के बारे में भी मैंने सुना है, पढ़ा है, तो आखिरकार मोरिया नृत्य क्या होता है? बस्तर में अलग अलग प्रकार की जातियाँ जनजातियाँ रहती हैं, उनकी अलग विशेष प्रकार की संस्कृति के आधार पे वो नृत्य करते हैं। तो मुरिया जो है हमारी जो आदिवासी भाई उनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है जिसे मुरिया नृत्य कहा जाता है। इसी प्रकार से गोंडी नृत्य है और भी आपको बहुत सारे गौरांग नृत्य इस प्रकार से मिलेंगे जिसमें महिलाएं एक प्रकार की लोहे की छड़ी का प्रयोग करती हैं जिसके ऊपर घुंघरू लगा हुआ होता है और एक विशेष रिदम में उसको अंतराल के बाद ज़मीन में करते हैं तो बहुत ही सुमधुर प्यारी सी ध्वनि निकलती है। ये मुरिया नृत्य कहलाता है। तो जैसा कि मोरिया नृत्य के बारे में आपने बताया, तो हम जानना चाहेंगे कि वहाँ और कौन कौन से पर्व है जो विशेष रूप से मनाए जाते हैं, जो विशेष महत्व रखते हैं वहाँ के?
हजारों पर्व हैं, पर आपको मैंने बताया 75 दिवसीय बस्तर दशहरा के साथ गोंचा तिहार। गोंचा आपने नाम सुना ही होगा, जिसमें वहाँ के लोगों के द्वारा वहाँ के स्थानीय बांस की कलाकृति तुपकी का प्रयोग किया जाता है। तुपक यानी बंदूक, हिंदी में बंदूक को संस्कृत में तुपक कहा जाता है। तो तुपकी होता है जिसमें स्थानीय फलों का इस्तेमाल करके वो गोंचा पर्व में एक प्रकार से सलामी दी जाती है, जिसकी ध्वनि दूर दूर तक जाती है। और ये लोक पर्व लोगों के जनमानस में अंकित है। इस गोंचा पर्व में तुपकी की विशेषता के कारण बस्तर का गोंचा पर्व विश्व में अनोखा है और प्रसिद्ध हो रहा है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि बस्तर का पर्व गोंचा जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है और काफ़ी अच्छा भी है। तो मैं जानना चाहूँगी कि बस्तर को दंडकारण्य भी कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है? बस्तर घने रूप से वन के द्वारा आच्छादित है, आपको तो मालूम होगा। और ये इतना विशाल था कि आप इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जाएं तो जब प्रभु श्री राम को वनवास हुआ था तो उनको ये दंडकारण्य में भी उनका वास हुआ था। इसका प्रमाण है आपके पास, माता कौशल्या देवी चंदखुरी में है। और दंडकारण्य यानी बस्तर में भी उनका प्रवास हुआ था। बस्तर की एक सीमाएँ कोंटा भद्राचलम से भी आंध्र प्रदेश से लगी हुई थी। बस्तर में राम जी का प्रवास हुआ था। दंडकारण्य में 14 वर्ष के वनवास में उनका प्रवास यहाँ भी था। दंडकारण्य मतलब एक प्रचलित भाषा में आरण्य यानी वन होता है, और जिसको पनिश किया जाता है दंड के स्वरूप, इस कारण उसको दंडकारण्य कहा गया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतने घने वन थे जहाँ पे जीवन सुगम नहीं था, शायद इसको अपभ्रंशित करके दंडकारण्य कह दिया गया होगा। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि बस्तर को दंडकारण्य क्यों कहा जाता है, आपने बताया, काफ़ी अच्छा लगा सुन के मुझे। मैं जानना चाहूँगी कि बस्तर में मैंने देखा, फ़ोटोज़ में मैंने देखा है अक्सर कि वहाँ की महिलाएं जो वो उंगलियों में कुछ सिक्के टाइप के कुछ पहनती है, उस आभूषण को क्या कहा जाता है? जैसे कि आप अंगूठी प्रचलित है, पर वहाँ के लोग में गिलेट जो रहता है, जो पहले पुराने 5 पैसे आते थे उनको गला के वहाँ का जनमानस गहने पहनता था, तो वो मुंदरी की शक्ल में है। मुंदरी के रूप में वो पैसे के सिक्कों को भी वो गला के पहनते थे। उसी को गला के वो पैर में जो नाव की आकृति की पायड़ी रहती है, जो वहाँ की पनारा जनजातियों में खास प्रसिद्ध है, वो भी पहना जाता है। और इसको आप आधुनिक रूप में थोड़ा सा और विस्तृत रूप में लें तो उसको अगर धागे में पिरो को पहनाया जाए तो ये मोहर माला की जैसे कहलाती है, जिसे हम छत्तीसगढ़ में पुतली माला भी कहते हैं। तो मुझे इस पुतली वाला से मुझे एक बात याद आ गया कि मैंने देखा था कि आपने पुत्रा पुत्री भी बनाया है अपने हाथों से, वो भी। तो ये जानना चाहूँगी कि आप टीचर हैं, घर गृहिणी हैं, बहुत सारे काम हैं, बुक भी लिखती हैं, उसके बावजूद मतलब आप वो सब चीज़ें जो बनाती हैं अपने खुद से, वो भी कैसे बना लेती हैं, कैसे इतना समय आप निकाल लेती हैं इन सब चीज़ों के लिए? बस्तर के चेंदरू और टेम्बू के ऊपर हमने बस्तर के पारंपरिक खिलौने विधा में पुत्रा पुत्री बनाया, जो कि नेशनल तक पहुंच गया है। और मुझे ये आइडिया है कि क्यों ना जिस तरह से हम खिलौने बचपन से खेलते आ रहे हैं, जिसे छत्तीसगढ़ में पुत्रा पुत्री कहा जाता है, तो ऐसे साहसिक पात्र जो सुपरमैन से भी ज़्यादा प्रभावशाली और ज़्यादा साहसिक है। हमारे बस्तर का चेंद्रू जो भारत का पहला हॉलीवुड हीरो था, और हॉलीवुड की फिल्म जंगल सागा में उन्होंने काम किया था। आप कल्पना तो कीजिए चेंद्रू कितना बहादुर रहा होगा, जो बचपन से शेर के बच्चे के साथ खेलता। तो क्या हमें बच्चों को बताना नहीं चाहिए? तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इसका ही एक हम पुत्रा पुत्री बनाया जाए, और इसी नवीनता के कारण हमारा सिलेक्शन नेशनल पारंपरिक विधा में पुत्रा पुत्री के रूप में हुआ है। जी बिल्कुल, अब सारी बातें तो हो गई, लेकिन अब मैं एक आखिरी में आपसे यही चीज़ जानना चाहूँगी कि आप टीचर हैं और बहुत सारा अभी इतनी सारी चीज़ों के बावजूद आप अपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए, उसके लिए तो मैं खुश हूँ ही। साथ ही में हम इस समय जो आरजे न्यूज़ देख रहे हैं, आरजे न्यूज़ के दर्शकों को आप क्या कहना चाहती हैं, और इस समय जो इस लेखन के क्षेत्र में जो आगे बढ़ रहे हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, जो बच्चे हो चाहे बड़े हो, जो इंटरेस्टेड है लेखन के क्षेत्र में, उनसे आप क्या कहना चाहती हैं, क्या उनको आप आश्वासन देना चाहती हैं? धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। हमारे दर्शकों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी मिट्टी से जुड़ाव आप हमेशा रखिए। आप जिस मिट्टी से जुड़े हैं, अगर ईश्वर आपको समर्थ बनाए तो उसका प्रतिदान अवश्य करें। और जैसे सामान्य महिलाओं के साथ होता है, वैसे मेरे साथ भी हुआ। बहुत से व्यंगों
और बहुत से कहना चाहिए तानों का भी सामना मैंने किया है, पर यकीन मानिए ये हमें बहुत मजबूत बनाते हैं और अपनी इनसे परे मुझे और ज़्यादा प्रेरणा मिलती है कि मैं अपने बस्तर के लिए कुछ करूं, अपनी मिट्टी से जुड़े रहूं। यह मिट्टी आपको आजीवन कुछ ना कुछ देती रहती है। अब मेरा ये प्रयास रहेगा आगे भी कि बस्तर के को ही मैं आगे ले जाऊं और जितने भी नवीन लेखक हैं वो अपनी मिट्टी के प्रति अपने भाव को ज़रूर अपने भीतर रखें। तो जैसा कि आपने देखा, इस समय हमारे बीच मौजूद थी रजनी शर्मा, जिन्होंने अब बताया कि आखिर उनके जीवन में किस तरीके से बहुत सारे संघर्षों को देखकर उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी वहाँ बस्तर में रहकर उन्होंने की। और अक्सर ऐसा होता है कि जब हम बस्तर की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ जाती है, नक्सलियों का दन, बम बारूद, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इन्होंने एक ऐसी अलग ही खूबसूरती अपने बस्तर में देखी और पूरी बस्तर की खूबसूरती को इन्होंने एक किताब के ज़रिए लिख कर बिखेर कर रख दिया है, जिसे हम काफ़ी खुश हैं इस चीज़ से कि उन्होंने अपनी संस्कृति को बढ़ावा दिया, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक स्टेप आगे लिया। उसके लिए हम इस चीज़ के लिए उनका धन्यवाद करते हैं और साथ ही खुश भी हैं उनके इस कार्य को देखकर। तो हमारे बीच एक ऐसी ही शख्स मौजूद रही, एक ऐसी संवेदनशील महिला रजनी शर्मा जी। तो हम खुश हैं इस चीज़ के लिए और रजनी जी, आपका फिर से एक बार हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ आपने समय दिया, मेरे बस्तर को समय दिया जी। तो ऐसे ही अब आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और ऐसे शख्स से मिलने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आरजे न्यूज़।